لیکن हम यहाँ हमेशा कहते हैं जी इनकलाब आएगा, एक रेवोल्यूशन आ जाएगा. हमने लिबिया में देखा है, लिबिया में क्या हुआ, हमने इराक में देखा है, हमने इस वक्त कुवैत में भी थोड़ा सा देख लिया, उसके बाद हमने सूडान में देखा है, सोमालिया में देखा है, इजिप्ट में देखा है. लेकिन बात आती है कि क्या पाकिस्तान केपेबल है ऐसी चीजों के लिए या नहीं है. डॉक्टर साहब, तो यही आपसे सवाल है कि हम बात करते हैं कि इनकलाब आएगा, एक ऐसी सुनामी आएगा कि सब बह जाएंगे और ये हो जाएगा वो हो जाएगा. हमारे में वो कैपेसिटी है इस पाकिस्तान में? ये बड़ा इंतहाई रेलिवेंट सवाल है. और अब ये आप इस इंटरव्यू के उस हिस्से में गए कि इस एनालिसिस के बाद आगे एक सवाल मंतकी तौर पे बनता था कि फिर हल क्या है. आप हल की तरफ जा रहे हैं. पाकिस्तानी कौम में अगर कैपेसिटी नहीं है खुद उठकर तब्दीली लाने की, तो वो ख्वाब देखना भी छोड़ दें. फिर ख्वाब देखने से कभी इनकलाब नहीं आते. मेरी दानिस्त में मैं कैटेगोरिकली अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो अदना फहम, बसीरत, मुताला, तजर्बा, मुशाहदा, सूझबूझ जितनी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता की है, उन अवामिल की रोशनी में मैं ये बात कैटेगोरिकली कहता हूं और इसे रिकॉर्ड पे आपके इंटरव्यू के जरिए ला रहा हूं कि इलेक्शन के बाद आप देख लीजिए कि आज की बात मिन्नो अन इसी तरह पूरी हुई या नहीं हुई. कि इलेक्शन के नतीजे में इसी इलेक्टोरल सिस्टम के तहत अगर इलेक्शन होंगे जो हो रहे हैं, देखिए ना, ये यही इंतखाबी निजाम है जिसमें मुल्क में 4.25 करोड़ वोटर्स को जाली करार दिया गया. वो किन्होंने बना रखे थे जाली वोट? मेरे बेटे हसन मोहिउद्दीन, उसको जब इलेक्शन कंटेस्ट करवाया हमने जंग की कॉन्स्टिट्यूएंसी से, तो सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूएंसी कौमी असेंबली की 30,000 वोट जाली थे. मेरे स्टाफ ने मेरे ऑफिस के अंदर बैठ के उनको डिटेक्ट किया कंप्यूटर पर. 30,000. और हमने जंग में केस करके सिविल जज की अदालत में अकरम शेख साहब जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर हैं उनको एंगेज किया. वो जंग गए, मैंने भी बहस की, उन्होंने बहस की क्योंकि उनको एंगेज किया. तो वो 30,000 जाली वोट साबित हुए कोर्ट में, क्योंकि हमने लिस्टें रख दी, तमाम लिस्टें डुप्लीकेट थी वोट. मुख्तलिफ मोहल्लों में वही वोट बने हुए, कई मोहल्लों में 30,000 एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में. कैंसिलेशन का ऑर्डर हो गया और फिर इलेक्शन कैंसिलेशन फिर इलेक्शन कमीशन के जरिए होने होते हैं ना, इलेक्ट्रल वो सिस्टम अलग है. अदालत ने फैसला किया, एरी चोटी का जोर लगाने के बावजूद इलेक्शन के दिन तक हम 8,000 को एक्चुअली कैंसिल करवा सके और 22,000 कैंसिल नहीं करवा सके. जाली वोट आंखों के सामने रहे. कितने लोग हैं इस मुल्क में जो डिटेक्ट कर लेंगे कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज में 30,000, तो मैंने आपको बताया ना, एक 30 से 50, 40 हजार जाली वोट कॉन्स्टिट्यूएंसी में विनिंग हॉर्सेज ने बनवा रखे हैं. घरों में उनकी मशीनें लगी हुई हैं, आईडी कार्ड हैं उनकी, वोटर लिस्टें हैं. कितने लोग कर लेंगे ये काम? फिर हर किसी बड़े बड़े तकड़े उम्मीदवार ने, सब ने करवाया होता है. आप अगर मेरे कैंसिल करवा देंगे तो मैं अदालत में, आपके करार, दोनों का नुकसान है. लिहाजा बाज ईवल्स पे समझौता है, बाज गुनाहों पे समझौता होता है. उनको नजरअंदाज करते हैं जो कि दोनों के मफाद को प्रोटेक्ट करते हैं. निजाम दोनों को सपोर्ट कर रहा है ना, दोनों को महफूज कर रहा है. इस निजाम के तहत मोर और लेस सेम पार्लियामेंट बनेगी या सिमिलर. तो सेम और सिमिलर पार्लियामेंट्स पिछले तमाम अरसों में रही हैं और जब वो कौम का एक मसला भी हल नहीं कर सकी और कौम को मायूसी के अंधेरे में धकेला है, कौम खुदकुशियों तक जा पहुंची. अब कौम की सालमियत, खुद मुख्तारी और आजादी तक महफूज नहीं है. पाकिस्तान गिरवी रख दिया गया है गैर मुल्की ताकतों के हाथ में, कॉलोनी बन गया है. आप अपनी इंटरनल और एक्सटर्नल पॉलिसीज में कोई डिसीजन लेने के लिए आपके पास ताकत और हिम्मत और जुर्रत और पॉलिटिकल विल नहीं रही है. क्यों? इसलिए कि कौम नहीं रही, हौच पौच ऑफ इंडिविजुअल्स एग्रीगेट बन गया है. लीडरशिप बुज़दिल है, नाअहल है, इनकॉम्पिटेंट है. जितनी लीडरशिप रही है उनके पेश नजर सिर्फ और सिर्फ अपने सियासी मफादात को महफूज करना है. पूरे 5 साल जो कोलिशन बनती है, क्यों का जवाब अर्ज कर रहा हूं, वो 5 साल अपने इक़्तिदार के बचाने पे सर्व करते हैं और अपोजिशन उन्हें इक़्तिदार से गिराने पे 5 साल लगाते हैं. पूरे 5 साल एक साइकिल होता है इंट्रीग का, साजिश का. वो मुख्तलिफ मफादात, इंटरेस्ट बांटकर मुख्तलिफ ग्रुप्स को साथ मिलाते रहते हैं. और जब आप इस तरह की कोलिशन पाकिस्तान में बनाते हैं तो सारी पॉलिटिक्स 5 साल में आपकी ब्लैकमेलिंग और कंप्रोमाइजिंग पे गुजर जाती है. ग्रुप ज्यादा से ज्यादा वजारतें मांगते हैं. जिस मुल्क का काम 20 वज़ारा से चल सकता था
اس ملک پہ آپ کو فیڈرل سطح پہ 80 وزیر رکھنے پڑتے ہیں. جس ملک کے ایک صوبے میں 10-15 وزیروں سے صوبہ چل سکتا ہے وہاں آپ 70-80 وزیر رکھتے ہیں اور مشیر ملا کر. خزانے پہ بوجھ ہوتے ہیں, وزارتیں بانٹتے ہیں, پھر اس کے بعد انسٹیٹیوشنز بانٹتے ہیں جن پر میرٹس پہ پڑھے لکھے لوگ ہونے چاہیے تھے, دیانتدار, باکردار, ٹیکنوکریٹ. وہ بھی پارٹیاں مانگتی ہیں کہ یہ بھی ہمیں دیں. میں انسٹیٹیوشن کے اب نام نہیں لیتا, وہ بھی پولیٹیسائز ہو جاتے ہیں. ان کے سیاسی ورکر ان کے مفادات کے تحفظ کے لیے وہاں بیٹھتے ہیں. قومی ادارے برباد ہوتے ہیں, اس لیے کہ ریلوے بھی سیاست کی نظر ہوتی ہے, پی آئی اے بھی سیاست کی نظر ہوتی ہے, الیکشن کمیشن سیاست کی نظر ہوتا ہے, اکاؤنٹیبلٹی کورٹ سیاست کی نظر ہوتی ہے, بیورو اس میں سیاست جاتی ہے, اسٹیل مل میں سیاست جاتی ہے. پاکستان کے تمام قومی ادارے سیاسی ورکروں کے ہاتھ میں فرام ٹاپ ٹو باٹم چلے جاتے ہیں. تو 5 سال وہاں لوٹ مار ہوتی ہے, اپنے سیاسی اقتدار کے تحفظ دینے کے لیے تقسیم کار ہوتی ہے, اپوزیشن گرانے پہ لگی جاتی ہے. تو جب الیکٹڈ لوگوں کا سرے سے ڈائریکشن ہی کوئی نہیں ہے سوائے اقتدار رکھنے اور گرانے کے, تو قوم کے مقاصد کہاں سے پورے ہوں گے, اور قوم کو یہ ان کے مفادات کا تحفظ کون کرے گا, اور قوم کے حقوق کی حفاظت کون کرے گا, ان کی ضروریات کون پوری گا. اگر ان کو بجلی نہیں مل رہی, پانی نہیں مل رہا, ان کو روزگار نہیں مل رہا, قتل و غارت ہو رہی ہے, جان و مال کا تحفظ نہیں ہے, خودکشیاں ہو رہی ہیں, نو باڈی سیکیور, کسی کی حفاظت نہیں ہے, ان ذمہ داریوں کو کون نبھائے گا, رول آف لا کون بحال کرے گا, عوام کو عدل کون اور انصاف سستا کون مہیا کرے گا. یہ تو میر صاحب ٹوٹلی ترجیحات میں نہیں رہا. یہ ساری حکومت برائے سیاست آتی ہے, اپوزیشن برائے سیاست آتی ہے. لہذا قوم کو سوچنا چاہیے کہ اگر وہ یہی کھیل کھیلنے کے لیے دوبارہ جا رہی ہے تو پھر نیا مستقبل بھی وہی ہوگا جو ان کا ماضی ہے. ٹھیک صرف قوم کو اٹھنا ہوگا اس نظام انتخاب کے خلاف ایک بغاوت کے لیے. میں نے پہلے بھی عرض کیا, بغاوت کس کے خلاف؟ بغاوت نظام انتخاب کے خلاف. اس ملک میں اچھی ڈیموکریسی لانے کے لیے کرپٹ الیکٹورل سسٹم کے خلاف جو ڈیموکریسی کی راہ میں رکاوٹ ہے.